हेलो बच्चों, देखो आज आपका नया टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के नियम से पहले एक चीज हमें सबसे पहले जाननी है यहाँ पे, इनर्शिया, जड़त्व क्या होता है। बहुत लोगों ने सुना भी होगा कि इनर्शिया क्या होता है। कभी भी अगर कोई भी ब्लॉक है, मान लीजिए ये डस्टर है, अगर ये डस्टर रेस्ट में, विरामावस्था में है, तो ये हमेशा रेस्ट में रहेगा जब तक कि कोई फोर्स न अप्लाई किया जाए। और अगर ये डस्टर पहले से मूव कर रहा है, इसको हमें रोकना है, तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स करना पड़ेगा, उसको कहते हैं बल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, यानी कि विरामावस्था में है, तो हमेशा विरामावस्था में रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। और कोई भी बॉडी अगर एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल कर रही है, तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल करेगी जब तक कि उसको रोकने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। यानी कि ये ब्लॉक अगर रखा है, ये ब्लॉक अपनी मर्जी से स्टार्ट नहीं करेगा चलना। ठीक है, यानी कि इनर्शिया प्रॉपर्टी है बॉडी की जो अपोज करती है चेंज का। चेंज हो सकता है आपका। इनर्शिया इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज चेंज। परिवर्तन का विरोध करती है। परिवर्तन तीन तरीके का होता है, मेनली फिजिक्स में ध्यान रखना। चेंज हो सकता है फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन टू रेस्ट, और टू चेंज डायरेक्शन। तो इनर्शिया, जड़त्व तो इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जड़त्व। जड़त्व वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जिससे ये अपोज करता है चेंज को। चेंज तीन तरीके का हो सकता है, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, यानी कि कोई भी बॉडी अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था से मोशन में लाने में, या फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन टू रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट में लाने में, या टू चेंज डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। और इनर्शिया जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पे। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जो जड़त्व होता है वो आपका द्रव्यमान के डायरेक्टली क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास जितना ज़्यादा, मान लो एक छोटा टेबल है और एक बड़ा टेबल है, तो ज़्यादा बल आपको किस में लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स किस में लगाना पड़ेगा, जिसका मास ज़्यादा होगा। तो जिसका मास जितना ज़्यादा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा। तो यानी कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो आपका क्या करती है, अपोज करता है चेंज का। चेंज जो है वो तीन तरीके से चेंज हो सकता है, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, यानी कि कोई भी बॉडी विरामावस्था में, विरामावस्था से वो गति में आएगी तो वो चेंज, फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन टू रेस्ट, और टू चेंज डायरेक्शन। अगर किसी की दिशा बदलनी है, डायरेक्शन बदलनी है, तो भी वो क्या है, एक चेंज। इसका क्या करती है ये, अपोज। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। नोट हो गया? न्यूटन का गति का जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहला गति का नियम जो है, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के गति के तीन नियम हैं, 3 लॉ एंड मोशन के। फर्स्ट लॉ क्या होता है, पहला लॉ होता है
जो डेफिनेशन इनर्शिया की बताई सेम, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का सिद्धांत। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, यानी कि कोई भी बॉडी अगर विरामावस्था पे है तो हमेशा विरामावस्था पे रहेगी। कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि एक समान गति में है, स्ट्रेट लाइन में, एक समान रेखीय गति, तो हमेशा वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स न अप्लाई किया जाए। यानी कि फर्स्ट लॉ बताता है कि आखिर बल क्या है, फोर्स है क्या। फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स एक पुश या पुल है जो किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने का प्रयास करता है या करता है। जैसे ये मान लीजिए ये ब्लॉक है, हम इसमें फोर्स लगाया और ये मूव होने लगा, या हमने फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन मूव नहीं हो रहा, यानी कि उसको प्रयास कर रहा है। तो फोर्स इज अ पुश और पुल विच ट्राइज टू स्टार्ट अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और स्टार्ट्स, यानी कि या तो वो स्टार्ट कर देगा रेस्ट से मोशन में लाने में या उसको ट्राई करता है। तो इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, if a body is at rest or uniform motion in straight line, then it remains at rest or in uniform motion unless it is compelled by some external force। ये न्यूटन का पहला गति का नियम है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। होता क्या है, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे, विरामावस्था पे या यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में, एक समान रेखीय गति, तो हमेशा वो रेस्ट पे होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल उसमें इस्तेमाल ना किया जाए। ये होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये बताता है कि आखिर बल है क्या। इट इज डिफाइंड क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये एक बताता फोर्स की आखिर क्वालिटी क्या है। ठीक है, देखो आप लोग जो है नीट का एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 7 से 8% क्वेश्चन जो है नीट में इसके आते हैं। 7 से 8% का मतलब हो गया 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर के। बाकी इसका यूज बहुत ज़्यादा पूरी फिजिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ेंगे, आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, SHM वेव, आगे काफ़ी टॉपिक पढ़ेंगे। हर जगह आपको लॉज ऑफ मोशन का यूज होगा। तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखिए। तो मेन क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। बाकी किसी को कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है, ठीक है, क्लास के बाद, या जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो हमने बताया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है उसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व। सिंपल ये बताता है क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, कि फोर्स बल आखिर है क्या। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे, रेस्ट से उसको मोशन में लाना है या यूनिफॉर्म मोशन से उसको स्टॉप करना है या उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स। तो फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स एक पुश और पुल है जो किसी भी बॉडी को रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन में लाने का, ये रेस्ट से मोशन में लाने का प्रयास करता है या कर देता है। जैसे हमने बताया अभी हमने फोर्स लगाया था, तो ये फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये मोशन में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि वो एक्चुअल में मोशन स्टार्ट हो जाए या उसको प्रयास करे। या कोई भी ब्लॉक आ रहा, मान लीजिए बहुत तेजी से, मान लीजिए कोई कार आ रही है और हमने उसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो हो सकता है कि कार रुक जाए, हो सकता है ना रुके। तो प्रयास तो किया, यानी कि फोर्स क्या है, एक पुश और पुल। या आपको डायरेक्शन घुमानी है किसी की,
तो वहां पे यूज क्या होगा, फोर्स। तो फोर्स इज अ पुश और पुल विच प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट टू एक्सीलेशन, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है और रेस्ट से मोशन में लानी है तो आपको फोर्स करना पड़ेगा। इट इज अ पुश और पुल। नेक्स्ट चीज आती है, एक टर्म आता है लीनियर मोमेंटम। कुछ थ्योरेटिकल टर्म है जो आपको पहले से भी पता हो। लीनियर मोमेंटम, इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे, रेखीय संवेग कहते हैं लीनियर मोमेंटम। कभी भी जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल की स्पीड आपकी धीमे, आप किसी से टकरा गए तो जो चोट लगेगी वो ज़्यादा लगेगी कम लगेगी, कम। और अगर साइकिल की स्पीड बहुत ज़्यादा आपकी और किसी से टक्कर हुई तो चोट क्या लगेगी, ज़्यादा। यानी कि एक टर्म होता है उसको कहते हैं रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम। वो होता है अमाउंट ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ मोशन यानी कि, और इसका जो वैल्यू होती है होता है द्रव्यमान, मास और इनटू वेलोसिटी, वेग। P इक्वल टू होता है m इंटू वी, रेखीय संवेग। जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका लीनियर मोमेंटम उतना ज्यादा, या वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका लीनियर मोमेंटम उतना ज्यादा होगा। लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है जिस वेलोसिटी से, वही डायरेक्शन किसकी होगी, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। और इसका जो यूनिट होगा, यूनिट मात्रक जो होगा, द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है, मास का, मास का यूनिट कितना होता है, केजी, और इसका कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड ये हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट की बात करें तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हो जाएगी इसकी सीजीएस यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें, बीमा की बात करें इसका, तो डायमेंशन जो होगा, मास का डायमेंशन होता है m और वेलोसिटी का कितना होता है LT-1, तो MLT-1। किसी को कोई डाउट? अभी तक आपको चीजें बताई हैं। सबसे पहले बताए इनर्शिया क्या होता है, हिंदी में जड़त्व तो कहते हैं इसको। इनर्शिया प्रॉपर्टी है बॉडी की जो आपका अपोज करती है मोशन, अपोज करती है चेंज का। चेंज हमने बताया 3 तरीके का चेंज होता है, या तो रेस्ट से मोशन में, या मोशन से रेस्ट में उल्टा, या टू चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है। और फर्स्ट लॉ क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, देन इट रिमेन्स इन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इनर्शिया जो होता है वो 3 टाइप्स का हो सकता है। इनर्शिया जो का टाइप जो होता है वो 3 टाइप होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 टाइप से इनर्शिया को डिफाइन कर सकते हैं, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब होता है,
कि कोई भी बॉडी अपनी मर्जी से, कोई भी बॉडी अपनी मर्जी से रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकती है। कोई भी बॉडी अपनी मर्जी से रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकती है। जैसे मान लीजिए कोई बस है और बस में आप खड़े हैं, बस रेस्ट में है। जैसे बस स्टार्ट करती है आगे चलना, जैसे बस आगे चलना स्टार्ट करती है तो अपनी बॉडी आगे की तरफ जाती है कि पीछे की तरफ? अगर आप बस में खड़े हैं और बस एकदम से स्टार्ट हुई, बॉडी आगे जाएगी कि पीछे? पीछे। क्यों? क्योंकि जो हमारा निचला वाला हिस्सा होता है वो कांटेक्ट में बस की सरफेस में, तो वो तो उसी के साथ मूव करने लगता है। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा वो अभी भी किस में है? रेस्ट में। तो अपना पीछे वाला हिस्सा किधर चला जाता है? ऊपर वाला हिस्सा किधर चला जाता है? पीछे। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल। इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या मतलब है कि आप खड़े हैं, बस भी चल रही है, तो आप खड़े, एकदम से बस ने ब्रेक मारा तो आपकी बॉडी आगे जाती है कि पीछे? आगे। आगे क्यों जाती है? क्योंकि नीचे वाला तो तुरंत स्टॉप हो गया, लेकिन ऊपर वाली बॉडी अभी भी मोशन में है, तो वो एकदम से किधर जाती है बॉडी? आगे। तो कभी भी जब बस से उतरते हैं, चलती हुई बस से, तो हमेशा बताते हैं कि बस की डायरेक्शन में आप दौड़ते हुए उतरिए। अगर आप ऐसे कूदोगे तो चोट लग सकती है, या अपोजिट कूदोगे तो चोट लग सकती है। हमेशा जब भी बस से उतरते हैं तो जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आप दौड़ते हुए उतरेंगे तो कभी चोट नहीं लगती है। ठीक है। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि जब कोई भी टर्न आता है, जब आप गाड़ी को मोड़ेंगे, जब कार मुड़ती है तो बॉडी बाहर की तरफ जाती है कि अंदर? बाहर की तरफ, क्योंकि एकदम उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। या आप समझ सकते हैं अगर स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, उससे एक पत्थर बांधे और पत्थर को इस तरीके से रोटेट करें और स्ट्रिंग को कट कर दें, तो पत्थर घूमता रहता है कि किधर चला जाता है? वो आपका टेंजेंशियली किधर चला जाएगा? आउटवर्ड, इस स्पर्शीय रेखा में बाहर की तरफ चला जाता है। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इनर्शिया हम बता चुके हैं किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। आगे आप रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, घूर्णन गति, वहां पे एक टर्म आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। वो चीज अलग है, ये चीज अलग है, तो दोनों को मिक्स मत करिएगा। उसका फॉर्मूला भी है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ये एक थ्योरी टर्म है इनर्शिया क्या होता है। हो गया नोट। और लीनियर मोमेंटम हमने बताया, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है सेम एज वेलोसिटी। यूनिट क्या होगी इसकी? केजी मीटर पर सेकंड एसआई और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस, और डायमेंशन mlt-1। एक टर्म आता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मान लो एक दीवार है, एक एग्जाम्पल से आपको समझा दें। एक दीवार है, वॉल है, एक दीवार, इसमें हमने एक बॉल को फेंका जिसका मास है m, किस स्पीड से? v स्पीड से। जैसे इसको फेंका तो टकराने के बाद ये इसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है v वेलोसिटी से। आफ्टर कोलिजन, ये अगर हमने v वेलोसिटी से एक दीवार की तरफ एक बॉल को थ्रो किया जिसका मास है m और किस स्पीड से v, टकराने के बाद वो उसी दिशा में वापस, उसी डायरेक्शन में v स्पीड से वापस हो जाती है। तो तीन चीजें अगर आपसे पूछा जाए, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? और चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना होगा? तीन चीजें कितनी क्या होंगी? चाल में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और रेखीय संवेग में परिवर्तन कितना होगा? किसी को पता है? जिसको पता है हाथ खड़ा करो। चेंज इन स्पीड कितना होगा? 0। चेंज इन स्पीड 0। चेंज इन वेलोसिटी 2v। चेंज इन मोमेंटम 2mv। ये जो हमने लिखा है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, यानी कि परिमाण लिखा है। डायरेक्शन किधर होगी?
कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम की। तो सबसे पहले देखिए चेंज इन स्पीड। स्पीड जो होती है, स्पीड एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी राशि है, अदिश स्केलर, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ परिमाण होगा। तो v से इधर गया, स्पीड क्या होगी, चेंज इन स्पीड का मतलब है किसी चीज में परिवर्तन। चेंज का मतलब होता है, कभी भी चेंज पूछा जाए, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन स्पीड का मतलब है फाइनल स्पीड और माइनस इनिशियल स्पीड। अभी हमने बताया जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, तो सिर्फ इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो फाइनल स्पीड कितनी होगी, v, और इनिशियल भी कितनी होगी, v। तो v माइनस v कितना होगा, 0। लेकिन जो वेलोसिटी है, वेग जो होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। तो जो इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो होगा, चेंज इन वेलोसिटी, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, फाइनली ये इधर आ रहा है। जब कोई वेक्टर इस तरफ आता है, अगर इधर है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, इकाई वेक्टर आई कैप, और इस तरफ माइनस एक्स में क्या इकाई वेक्टर यूज करते हैं, माइनस आई कैप। तो इधर ये v से आ रहा है, इधर फाइनल जो है वो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस v आई कैप। और शुरुआत में किधर जा रहा था, शुरुआत में इधर जा रहा था v स्पीड से, तो माइनस कितना जगह, v आई कैप, माइनस तो पहले से v आई कैप, तो माइनस v आई कैप माइनस v आई कैप कितना आएगा, माइनस 2v आई कैप। ये होगा चेंज इन वेलोसिटी। और इसमें अगर मास का मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि माइनस 2mv आई कैप। यानी कि जो वेग में रेखीय संवेग में परिवर्तन हुआ, चेंज इन मोमेंटम, वो आपका किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट में। माइनस का मतलब है लेफ्ट। ये क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि अभी आप दूसरा नियम पढ़ेंगे, गति का दूसरा नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वहां पे जब तक आप चेंज इन मोमेंटम नहीं समझ पाएंगे तो आप बल का परिमाण नहीं निकाल पाएंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाओगे। प्रैक्टिकली सोचो, अगर बॉल किसी दीवार से टकराएगी, प्रैक्टिकली सोचो, डेली लाइफ में अगर आपने किसी बॉल को दीवार में मारा तो बॉल पे फोर्स किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो फोर्स की डायरेक्शन बताता है। चेंज इन मोमेंटम किधर आया, नेगेटिव, यानी कि इस बॉल में जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, बाईं तरफ, लेफ्ट साइड। इट मींस डायरेक्शन ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दैट बॉडी। थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करिए।
तो कभी भी अगर चेंज इन लीनियर मोमेंटम की बात हो तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मतलब है फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। जो आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन आती है वही उस बॉडी में किसकी डायरेक्शन होती है, फोर्स की। एक क्वेश्चन और कराते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इस चैप्टर का तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी और चैप्टरों में बहुत ज़्यादा यूज होगा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज हो सकता है, मॉडर्न फिजिक्स में यूज हो सकता है और एक दो चैप्टरों में और यूज होगा, तो वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप ध्यान से समझिए। बस इतना पता होना चाहिए, जो वेलोसिटी है, वेग जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो स्केलर है। तो यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो होगी। चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं और ये आपका इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट से। एक फिर से एक दीवार है, एक बॉल है और हमने एक बॉल को जिसका मास है m, इसको कुछ एंगल पे थ्रो किया, थीटा एंगल पे, इस तरीके से तिरछा करके उसको v वेलोसिटी से टकराई और टकराने के बाद वो इसी एंगल पे, थीटा ही एंगल पे वापस हो गई और सेम वेलोसिटी से। अब आपसे कहा जाए फाइंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम, फाइंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो पॉज करके अपना कर सकते हैं, बाकी तुम लोगों के पास 10 सेकंड, जल्दी बताइए। फाइंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम। देखिए, कभी भी जब आपका कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि कभी भी किसी एंगल पे हो, किसी भी एक्सिस से, तो उसके कंपोनेंट करने पड़ते हैं, उसके घटक करने पड़ते हैं। एक होता है एक्स कंपोनेंट और एक होता है वाई कंपोनेंट। जो कंपोनेंट होता है जिस एक्सिस से एंगल बनाता है उस तरफ हमेशा बनता है कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर साइन। तो अगर इनिशियल की बात करें, इनिशियल मोमेंटम अगर बात करें, इनिशियल मोमेंटम, तो शुरुआत में ये v वेलोसिटी से टकरा रहा था थीटा एंगल पे। इस तरफ जो कंपोनेंट होगा जिस एक्सिस से थीटा बनाता है, कोई भी वेक्टर जिस एक्सिस से थीटा बनाता है उस तरफ कंपोनेंट कितना होता है, कॉस थीटा। तो v कॉस थीटा और नीचे कंपोनेंट क्या आएगा, v साइन थीटा। ये हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के लॉन्ग इकाई वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है आई कैप और वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप। तो जो आपका इनिशियल लीनियर मोमेंटम होगा पी आई से रिप्रेजेंट करें तो इसमें मास का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एम वी कॉस थीटा आई कैप, और ये डाउनवर्ड है नीचे तो माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप। एम वी कॉस थीटा आई कैप माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप। ठीक है, कोई डाउट किसी को? और फाइनल जो वेलोसिटी होगी, फाइनल, तो फाइनल मोमेंटम की अगर बात करें, फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल फिगर आपको दिख रहा है, ये ऐसे आ रहा है v वेलोसिटी से और ये एंगल कितना है, थीटा। तो इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, v cos थीटा और डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, v sin थीटा। एक कंपोनेंट लेफ्ट में, एक कंपोनेंट डाउनवर्ड। तो जो फाइनल मोमेंटम आएगा हो जाएगा m v cos थीटा आई कैप, लेकिन माइनस का, क्योंकि ये जो x कंपोनेंट है वो है टुवर्ड्स लेफ्ट और ये डाउनवर्ड है, तो माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो होगा डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अगर आप इसको इससे माइनस करेंगे तो कौन सा टर्म कैंसिल होगा, फाइनल को इनिशियल से करेंगे तो कौन सा टर्म कैंसिल होगा, फाइनल लिख देते हैं, आ जाएगा माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप।
और इसको लिखेंगे तो माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एम वी साइन थीटा जे कैप। तो एम वी साइन थीटा जे कैप, एम वी साइन थीटा, और ये कितना जाएगा माइनस 2m वी कॉस थीटा आई कैप। ये आ जाएगा चेंज इन। अगर इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ बताना हो, परिमाण सिर्फ बताना हो, तो डेल्टा पी की वैल्यू जो हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिर्फ 2m वी कॉस थीटा। यहां पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस बॉल पे जो फोर्स लगेगा वो बाईं तरफ लगेगा, तो जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वो क्या बताता है, बल की दिशा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम आया है वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर भी क्लियर होना चाहिए। और ये सब बेसिक चीज़ें आपको आती है कि अलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, और अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, और अलोंग जेड एक्सिस के कैप। माइनस एक्स होगा तो माइनस आई कैप, माइनस वाई होगा तो माइनस जे कैप, और माइनस जेड होगा तो माइनस के कैप। नोट हो गया। अब है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम। पहला नियम जो बताया था उसने बताया था क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। वहां पे ये नहीं बताया था कि बल कितना लग रहा है, उसने ये बताया था कि बल होता क्या है, कि एक धक्का है, पुश है कि पुल है, कि जो आपको मोशन से रेस्ट में या रेस्ट से मोशन में लाता है या उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। तो वो एक क्वालिटी बताई कि आखिर फोर्स क्या है, उसका अमाउंट नहीं बताया कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। सेकेंड लॉ क्या बताता है, ये बताता है क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी का फोर्स लगाना पड़ेगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इट डिफाइंस क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स का मतलब है कि क्वांटिटी बताएगा। होता क्या है ये सेकेंड लॉ, कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स होता है, किसी भी बॉडी में जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp बाई dt। किसी भी बॉडी में जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। dp बाई dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको इस तरह समझ सकते हैं, P2 माइनस P1 फाइनल मोमेंटम माइनस, तो वो dp V2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो कभी भी जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, उसको कहते हैं k। और प्रैक्टिकली जो है एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू कितनी होती है,
1। एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि F इज इक्वल टू कितना जाएगा dp बाई डी टी। एफ इज इक्वल टू कितना जाएगा dp बाई डी टी। ठीक है, और हमें पता है P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू अभी बताया था मास इंटू वेलोसिटी। तो द्रव्यमान तो कांस्टेंट होता है, मास बाहर आ जाएगा m इंटू dv बाई डी टी, और dv बाई डी टी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है त्वरण, एक्सीलेशन। तो m इंटू ए, एफ इक्वल टू कितना आ गया m इंटू ए। यानी कि कभी भी जो मास होता है ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन एक्सीलेशन की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की। तो इससे आप फर्स्ट लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ क्या था कि एक्सटर्नल फोर्स जब तक ना लगाया जाए, तो अगर फोर्स को जीरो करेंगे तो एक्सीलेशन कितना होगा, जीरो। अगर एक्सीलेशन जीरो होगा तो फोर्स भी कितना होगा, जीरो। इसीलिए हमने बताया था एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक्सीलेशन कितना होगा, जीरो। तो एक्सीलेशन जीरो है तो फोर्स जीरो है। एक मिसकॉन्सेप्शन और होता है कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है यानी कि उसमें फोर्स लग रहा है, ये जरूरी नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा एक्सीलेशन कितना होता है, जीरो। तो नेट फोर्स भी कितना होगा, जीरो। मान लो हमने एक रफ सरफेस में धक्का दिया और एकदम से चिकनी सरफेस आ गई, स्मूथ सरफेस छोड़ दिया, स्मूथ सरफेस में वो चलती रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, उस समय उस पर फोर्स कितना होगा, नेट जीरो। लेकिन वो किसी वेलोसिटी से मूव होती जा रही, वो वेलोसिटी होगी कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो ये जरूरी नहीं फोर्स जीरो है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलेशन जीरो होता है, यानी कि फोर्स जीरो होता है। इसके पहले आपने काइनेमैटिक्स अगर पढ़ा हो तो काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ मोशन की बात करते हैं, जो प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन है या मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक समान रेखा गति, उन सब में हमने बात की थी मोशन की विदाउट कंसिडरिंग द कॉज, कि वो मोशन हो क्यों रहा है। इस चैप्टर में हम वो मोशन हो क्यों रहा है उसका जो कारण है उसके बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि फोर्स के बारे में। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक्सीलेशन जीरो यानी कि फोर्स जीरो। नोट हो गया। तो इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होता है फोर्स की, वो दो यूनिट होती है। एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स और एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हमने बताया था F इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए। तो मास का हो जाएगा kg और एक्सीलेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये SI यूनिट होती है और CGS यूनिट होती है डाइन। 1 डाइन होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होती है CGS यूनिट। ठीक है, डाइन 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, ये डायन नहीं है, ये डाइन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, गुरुत्व मात्रक। बल का गुरुत्व मात्रक क्या होता है, अब ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है। कभी भी आपको दिया जाए 1 kg वेट, 1 किलोग्राम भार दिया जाए, 1 kg वेट
या लिखा होगा 1 kg फोर्स। कभी कभी आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वहां पे दिया होगा 10 kg वेट या 10 kg फोर्स। उसका क्या मतलब होता है न्यूटन में? इट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। या हम कभी कभी कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं इसको 10 न्यूटन। वैसे एग्जैक्ट कितना होता है? 9.8। और अगर आपको लिखा 1 ग्राम वेट, 1 ग्राम वेट या लिखा 1 ग्राम फोर्स, तो ये होता है 980 डाइन। ठीक है, 980 डाइन, 980। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नोट हो गया? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का जो तीसरा नियम है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की क्या होगी? एक प्रतिक्रिया। और ये एक चीज ध्यान रखना, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्टेड ऑन डिफरेंट बॉडीज। अगर मान लीजिए हम हाथ से इस बोर्ड को दबाते हैं तो ये क्रिया है कि प्रतिक्रिया है? आप किसी को कुछ भी मानिए, जिसको आप क्रिया मान रहे हो उसके अपोजिट प्रतिक्रिया होगी। वैसे एक्शन का मतलब है जो हम कर रहे हैं, हम इसको दबा रहे हैं तो ये हम एक्शन कर रहे हैं बोर्ड पे, उतना ही फोर्स हमें क्या मिल रहा है? रिएक्शन के रूप में। तो जो भी नेचर में फोर्स होते हैं, आइसोलेटेड फोर्स इज नॉट पॉसिबल। हर फोर्स क्या होता है? कपल में। कपल का मतलब है एक्शन रिएक्शन पेयर में। अगर एक्शन किसी बॉडी में लग रहा है तो रिएक्शन दूसरी बॉडी में लगेगा। जैसे इसको हम यहां से फेंके तो ये नीचे आता है, किस फोर्स के कारण? ग्रेविटी फोर्स mg। तो क्या mg कौन लगाता है? अर्थ लगाती। किधर की तरफ? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ नहीं। नीचे की तरफ ये आपका गलत ये स्टेटमेंट है, नीचे नहीं, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। सेंटर नीचे ही है। जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे सेंटर की तरफ लगता है, नीचे की तरफ नहीं। बाकी हर चैप्टर में वो नीचे हो जाता है क्योंकि सेंटर किधर है? नीचे। दूसरा, क्या अगर अर्थ लगा रहा है तो अर्थ पे भी ये इस चौक ने फोर्स लगाया होगा? इसने भी लगाया। एक्शन रिएक्शन में पेयर होता है, यानी कि अगर mg अर्थ लगा रहा है तो उतना ही फोर्स वो लगा रहा है। वो फील नहीं होता है क्योंकि अर्थ का मास क्या है? बहुत ज़्यादा है। बाकी और भी फोर्स होते हैं तो प्रैक्टिकली आपको ये दिखता नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एक्शन एंड रिएक्शन एक्टेड ऑन डिफरेंट बॉडीज। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो एक ये वॉल है और यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रख दिया। इस ब्लॉक को हम यहाँ से दबा रहे हैं। इस ब्लॉक में हमने फोर्स लगाया। इस ब्लॉक को दबाने की वजह से ब्लॉक दीवार को दबाएगा तो फोर्स लगाएगा इस तरफ, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू ब्लॉक। ये FW का मतलब है, FWB का मतलब है फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू ब्लॉक। मतलब ब्लॉक की वजह से वॉल पे फोर्स किधर लग रहा है? राइट में। इतना ही फोर्स
फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू वॉल, ये भी लगाएगा। FVW क्या होगा? फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू वॉल। अगर ये एक्शन है तो ये क्या होगा? रिएक्शन। ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये ब्लॉक में लग रहा है कि वॉल में लग रहा है? ये वॉल में लग रहा है। ये फोर्स किस में लग रहा है? वॉल में। और ये वाला जो फोर्स है वो किस में लग रहा है? ब्लॉक में। तो एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडीज में नहीं लगता है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, और दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अपोजिट। एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू वॉल इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू ब्लॉक। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आगे आप FBD बनाएंगे, आपने सुना होगा FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त पिंड आरेख, फ्री बॉडी डायग्राम, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। नोट हो गया? हो गया नोट? यहां पे आपको न्यूटन के तीनों नियम पता चल गए हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, इट इज ऑलवेज बीन इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। वो बताता था क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ था कि जो फोर्स होता है वो होता है dP/dt, यानी कि F इक्वल टू M इंटू ए। यूनिट जो आई थी, 2 यूनिट होती हैं, एब्सोल्यूट यूनिट वो होता है न्यूटन SI में, और डाइन होता है CGS में, और एक यूनिट और होती है ग्रेविटेशनल यूनिट, किलोग्राम वेट या आपका किलोग्राम फोर्स भी कहते हैं। इट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, और CGS में होता है ग्राम वेट या ग्राम फोर्स, और वो किसके इक्वल होता है? 980 डाइन। थर्ड लॉ होता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त पिंड आरेख, फ्री बॉडी डायग्राम। थोड़ा ध्यान समझ लो होता क्या है। मान लो ये हमने ये मार्कर पकड़ा हुआ है, आपको कुछ नहीं पता कि कौन सा फोर्स क्या होता है, आपको mg वगैरह, भाई कुछ फोर्स हमें दिखते हैं आंखों से, कुछ फोर्स मतलब फील होते हैं कि हाँ कांटेक्ट में। 2 तरीके के फोर्स होते हैं, एक होते हैं कांटेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स तो आपको दिखेगा, जैसे ये मार्कर ये क्यों रुका हुआ है? हाथ की वजह से दिख रहा है। और इस मार्कर को हम छोड़ दें, इसको चौक को अगर हम यहाँ से छोड़ दें तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? यहाँ पे हवा में क्यों नहीं लटका? तो वो फोर्स आपको दिख नहीं रहा है, वो क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता है, आपसे कहा जाए इसका FBD बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। तो मुक्त पिंड आरेख, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक तरीके का डायग्राम होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम वो सारे फोर्स दिखाते हैं जो उस बॉडी में लग रहे हैं, जो वो किसी और बॉडी में लगा रहा वो नहीं। एक बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो जो लग रहे हैं वो भी लगा देते हो उसमें, और जो किसी और में लगा रहा है वो भी लगा देते हो। जो इस चौक में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दें, वही क्या होगा?
फ्री बॉडी डायग्राम। अगर मान लीजिए आपको mg वगैरह कुछ नहीं पता है, हमने इसको हाथ में पकड़ा, तो इसका FBD आप कैसे बनाएंगे? एक फोर्स ऊपर ही तो लगाओगे भाई, ये रुका हुआ है किस फोर्स के कारण? हाथ में हमने लगाया, तो जब हमने हाथ उंगली लगाई है तो उंगली के कारण तो रुका हुआ है, यानी कि इसमें जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा? ऊपर। इतना ही फोर्स ये भी उंगली में लगा रहा है, लेकिन वो नहीं दिखाना है FBD में, यानी कि इसका FBD दिखाएंगे ऊपर लग रहा है। अब मान लो इसमें आपने ऊपर फोर्स दिखा दिया, तो जब ये ऊपर दिखा दिया इसमें, तो इसको तो ऊपर जाना चाहिए, यानी कि इतना फोर्स नीचे लग रहा है, उसी को ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, उसी को तो बैलेंस किया इसने। तो FBD क्या होता है? इट इज बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, it is basically graphical representation of all the forces which are acting on body। जो बॉडी में फोर्स लग रहे हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या होता है? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। एक बार हम बताएंगे कौन कौन से फोर्स मैकेनिक्स में यूज होते हैं, बाकी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन, जो आपका मैकेनिक्स में होंगे, जो अब आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने सुना भी होगा वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। अभी हम फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे, बाकी सबकी बात करते हैं। तो इट इज बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन बॉडी। पहला फोर्स होता है कौन कौन से फोर्स यूज होंगे? फोर्सेस यूज्ड इन बेसिकली मैकेनिक्स। जो 11th वाला जो पार्ट आप पहले पढ़ रहे हैं, इसका जो पार्ट होता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स छोड़ के, वो पूरा किस में आ जाता है? मैकेनिक्स में। फ्लूइड छोड़ के बाकी ज़्यादातर टर्म जो होता है वो सिविक्स में आता है, मैकेनिक्स। तो कौन कौन से फोर्स यूज होते हैं? जिन लोगों को पता है वो अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता वो थोड़ा ध्यान से समझिए। पहला होता है वेट। ठीक है, वेट। वेट कभी भी, जैसे हम कहते हैं कि वेट कितना है, जैसे डेली लाइफ में बात करते हैं वेट, तो आदमी कहता है कि 50 kg, वो वेट नहीं होता है, वो क्या होता है? मास। एक तो लैंग्वेज गलत यूज करते हैं। सबसे पहले तो वेट एक फोर्स है, यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। मास की यूनिट kg होती है। जो डेली लाइफ में हम वर्ड यूज करते हैं वेट, वो गलत वर्ड यूज करते हैं। वेट होता है एक फोर्स। ठीक है, जब आपने देखा होगा, जब आपने रेलवे स्टेशन में देखा होगा मशीन लगी होती है, एक का कॉइन डालो उसमें बताता है, वो क्या बताता है? जब आपने रेलवे स्टेशन में एक मशीन होती है वजन नापने वाली, जिसमें एक का कॉइन डालो एक पर्ची आती है, वो क्या बताता है? ना ही वो वेट बताता, ना ही वो मास बताता है। वो बताता नॉर्मल रिएक्शन की रीडिंग मास को जी से डिवाइड करते हुए। ठीक है, तो एक मिसकॉन्सेप्शन ये भी होता है भाई, आप अगर बोरा लेके उसमें बैठ जाओ तो आपका मास थोड़ी ना बताएगा, वो तो बताएगा कितना आपने उसमें फोर्स लगाया हुआ, जो आपका प्लेटफॉर्म है। वेट क्या होता है? इट इज अ फोर्स बाय अर्थ, फोर्स बाय अर्थ विच इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। हर ब्रह्मांड में कोई भी बॉडी है उसमें वेट जरूर लगेगा, वो होता है फोर्स बाय अर्थ विच इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। इसकी वैल्यू होती है m/g। अब देखो ध्यान से, जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ोगे तो वो Gm1m2/r² होता है, एक्चुअल में वही होता है, उसमें आप करेंगे तब ये m/g आता है। और g की वैल्यू जो होती है, ये सिर्फ जितने भी क्वेश्चन आप ग्रेविटेशन चैप्टर छोड़ के करते हो तो जी की वैल्यू यूनिफॉर्म होती है। वैसे जितना हाइट पे जाओगे, आप चंद्रमा में चले जाओ तो जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाइट पे करेंगे तो वेट भी चेंज हो जाता है। मास कभी चेंज नहीं होता है। मास क्या है? प्रॉपर्टी बॉडी। मास चेंज होगा, वेट चेंज हो जाता है, वो जी पे डिपेंड करेगा। तो अभी तक तो हम जी की वैल्यू क्या लेते हैं, और यहाँ पे भी अभी चैप्टरों में क्या लेंगे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लगभग 10 ले लेंगे।
तो किसी भी बॉडी का जो वेट होगा वो होगा m इंटू जी। इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ऑलवेज किधर लगता है? टुवर्ड्स, अब आप कहते हैं नीचे की तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ, लेकिन इसमें इस चैप्टर में वो डाउनवर्ड ही हो जाएगा, सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे मान लो ये अर्थ है, यहाँ पे कोई बॉडी है, तो इसमें नीचे लगेगा mg, mg इसमें किधर लगेगा? इस तरफ, किधर लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी कि कोई भी बॉडी जिसका मास m है तो इसमें एक फोर्स जरूर लगता है m इंटू जी। और इसको यहां पे मान लेते हैं इस चैप्टर में किधर? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जो आपने कहा है। लेकिन एक्चुअल में हमने बताया वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं होता है, किधर होता है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। अब हमने बताया था न्यूटन्स थर्ड लॉ से कि कोई भी जो एक्शन होता है उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो mg कहां पे लग रहा होगा? ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड में भी कितना लगता है? mg ऊपर की तरफ। अगर इसमें mg लग रहा है तो इसमें भी कितना लगेगा? mg ऊपर। ठीक है, कोई डाउट? ये ग्राउंड वाला mg हम बार बार नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया कि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। FBD हम बना किसका रहे हैं? ब्लॉक का। तो इसका फोर्स दिखाया कि इसमें mg लग रहा है, ये mg लगा रहा है ग्राउंड में, ये इसका FBD नहीं है। ये तो हमने समझाने का आपको बताया। तो कभी भी ध्यान रखना, वेट किधर लगता है? कभी भी इंक्लाइंड प्लेन में बात करें, इंक्लाइंड प्लेन में अगर कोई भी ब्लॉक रखा है, अभी हम सारे फोर्स नहीं बता रहे हैं। जिन लोगों को हमने बताया कि पता है पहले से कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, वो अभी वो सब नहीं बता रहे हैं। अभी हमने आपको सिर्फ, आपको कुछ नहीं पता, ये सोचो आपको सिर्फ वेट पता है, तो सिर्फ हम वेट पे कंसीडर कर रहे हैं। इसमें किधर लगेगा mg? हमने बताया ऑलवेज किधर लगता है? नीचे ही, mg नीचे लगेगा। लेकिन यहां पे इसके घटक करने की जरूरत होती है, कंपोनेंट, क्योंकि इसका जो मोशन होगा वो इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा। तो हम इस डायरेक्शन में इसके क्या करेंगे? कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर। तो हमें पता ये थीटा, ये कितना होगा? 90। ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो इस तरफ कंपोनेंट कितना होगा इसका? जिस एक्सिस से एंगल बनाता है उस तरफ क्या होता है? कॉस। तो mg cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो इस तरफ कंपोनेंट होता है mg साइन थीटा, और इस mg साइन थीटा के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। तो यहां पे हमें कंपोनेंट करने की जरूरत होती है। यानी कि अगर किसी भी ब्लॉक को फ्री फॉल कर दें, हवा में छोड़ दें, फ्री फॉल, इस बॉडी को हमने यहां से छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया। फ्री फॉल का मतलब है ऐसे छोड़ दिया, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। ऐसे छोड़ दिया, ऐसे भी फेंक सकते हैं, इस तरीके से छोड़ दिया, तो किस एक्सीलरेशन से नीचे आएगा? ये कितना फोर्स लगेगा इसमें? mg। नेट फोर्स कितना आपको दिख रहा है? mg दिख रहा है। एयर रेजिस्टेंस वगैरह नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नेट फोर्स इक्वल टू, अभी सेकंड लॉ से बताया था, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए। m से m कैंसिल होगा, ए कितना आ गया? जी। यानी कि कभी भी कोई बॉडी फ्री फॉल करेगी तो फ्री फॉल में जो एक्सीलरेशन होता है वो कितना होता है? g। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर गिवन है चाहे नहीं गिवन है, ये आपको माइंड में रखना है। एयर रेजिस्टेंस क्या है? नेग्लेक्टेड। जब पैराशूट वाले क्वेश्चन होते हैं तो जी से नहीं आता, वहां पे एयर रेजिस्टेंस लगता है। तो ये एयर रेजिस्टेंस के यहाँ पे नेग्लेक्टेड। कभी भी कोई बॉडी अगर फ्री फॉल करती है तो फ्री फॉल में वो एक्सीलेट करती है ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, और वो कितना होता है? m इंटू जी। तो फर्स्ट फोर्स हो गया वेट, इसकी यूनिट, ये एक वेट क्या है? एक फोर्स है, ये ध्यान रखना। एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि वेट का जो है वो kg होगा, वो मास होता है, ठीक है? वेट इज अ फोर्स, m इंटू जी।
वो चीज़ सेम नहीं है। अर्थ जो अगर यूनिफॉर्म स्फीयर हो तो सेंटर ऑफ स्फीयर और सेंटर ऑफ मास सेम होता है। सेंटर ऑफ मास होता है वेयर होल ऑफ द मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। इस केस में आप ये कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ अर्थ क्या होगा, सेम, अगर यूनिफॉर्म स्फीयर समझा जाए। जबकि अर्थ एक यूनिफॉर्म स्फीयर नहीं होता, एक्चुअल में क्या वो एलिप्टिकल शेप का होता है। लेकिन हम जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं वो यूनिफॉर्म स्फीयर मान के, तो इसको सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो ये ध्यान रखिए, कभी भी अगर वेट की बात की जाए, वेट हमेशा लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ और उसको हम कह देते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो एक्चुअल में वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं, किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, सबसे पहले तो एक कांटेक्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। होता क्या है, इसमें भी एक मिसकॉन्सेप्शन होता है बच्चों को कि दो बॉडी कांटेक्ट में तो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन होगा। अगर मेरे ये दो हाथ कांटेक्ट में, क्या इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन है? कांटेक्ट में नहीं नॉर्मल रिएक्शन हो, कांटेक्ट में और एक दूसरे को प्रेस कर रहे हो, ऐसे अगर हम प्रेस करा रहे हैं तब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होगा। तब यहाँ पे क्या डेवलप होगा, नॉर्मल रिएक्शन। जब तक आपके दोनों हाथ कांटेक्ट में हैं और एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहे हैं तो तब तक नॉर्मल रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। ठीक है, एक मिसकॉन्सेप्शन तो ये होता है कि दो बॉडीज कांटेक्ट में तो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन, दो बॉडीज कांटेक्ट में होने के बाद एक दूसरे को प्रेस भी करनी चाहिए। तो when two bodies are in contact to each other and pressing each other, then normal reaction is perpendicular to contact surface। देखिए ध्यान से, मान लो ये ब्लॉक रखा है, अब यहाँ पे mg को मिक्स ना कर देना, अभी हम सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन बता रहे हैं। यहाँ पे अगर ग्राउंड में एक ब्लॉक रखा है, किसमें रखा है, ग्राउंड में एक ब्लॉक रखा है या किसी टेबल में रखा है, तो इसको प्रेस करेगा भाई, इसको इस तरह से टच तो करेगा नहीं, दबाएगा इसको ड्यू टू वेट। तो जब इसको दबा रहा है यहाँ पे, तो कांटेक्ट में कांटेक्ट सरफेस, ये कांटेक्ट सरफेस की ये परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन पेयर में ब्लॉक में किधर लगेगा और इसमें किधर लगेगा। मान लो ये आपका चौक है, चौक को हमने हाथ में रखा है, तो चौक ऐसे कांटेक्ट में है, तो उसी के परपेंडिकुलर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। चौक में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है कि नीचे है, इतना तो पता है आपको, ऊपर नीचे होगा, लेकिन चौक में ऊपर होगा कि नीचे, ऊपर। क्यों, देखिए ध्यान से, ये इसको ब्लॉक ग्राउंड को नीचे दबा रहा है, तो ग्राउंड में किधर फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक नीचे, तो ब्लॉक में किधर लग रहा है, ऊपर, यानी कि ब्लॉक में नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, ऊपर। और अगर एफबीडी ग्राउंड का बनाए, हमने बताया एक्शन रिएक्शन, इसको बार बार नहीं बताएंगे, समझाने के लिए बता रहे हैं, ग्राउंड में नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, नीचे। ये एफबीडी ग्राउंड के में बनाएंगे, इसमें नहीं। तो ये ध्यान रखना कि कभी कभी क्या कर देते हैं बच्चे कि एन इसमें ऊपर भी लगा देते हैं नीचे, तो नेट फोर्स तो जीरो है, फायदा क्या उसमें। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। जैसे ये आपका ब्लॉक रखा है, ये बताया था अभी,
तो इसमें सिर्फ अभी तो mg बता दिया था कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो कांटेक्ट सरफेस ये है, इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ये लाइन पे आई है, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा इस तरफ, और इतना ही नॉर्मल रिएक्शन इसमें लगेगा वेज में नीचे, ये इसमें ये इसमें। मान लीजिए इस तरीके से एक स्फीयर रखा है, ऐसे इक्विलिब्रियम में, तो यहां पे कांटेक्ट सरफेस क्या है, ये कांटेक्ट सरफेस है एक, और एक कांटेक्ट सरफेस ये है। इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन में ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और इसमें भी ये परपेंडिकुलर लाइन में आएगा। तो ये इसको इधर प्रेस कर रहा है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा इस तरफ, इसको मान लेते हैं N1, और इसमें किधर होगा N2। मान लीजिए ऐसे कोई दो सरफेस हैं इस तरीके से आपका, और ये इधर से ये, मान लीजिए दो सरफेस एक दूसरे को कांटेक्ट में प्रेस कर रही हैं, तो यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर लाइन में नॉर्मल रिएक्शन होगा, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ कांटेक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर यहाँ कांटेक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर, इन डायरेक्शन में इस लाइन के लॉन्ग क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन। ऊपर वाली सरफेस में अगर ऊपर की तरफ है तो नीचे वाले में नीचे की तरफ। हो गया नोट। तो ये कांटेक्ट फोर्स है, और ये डेवलप तब होता है जब आपका दो बॉडीज कांटेक्ट में हो और एक दूसरे को प्रेस कर रही हो। कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन पे क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन। अब बात करें नेक्स्ट फोर्स, टेंशन फोर्स, तनाव बल, टेंशन। ठीक है, तो टेंशन फोर्स हमेशा किस पे होता है स्ट्रिंग में। किस में होता है स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग भी कैसी होनी चाहिए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, खिंची हुई स्ट्रिंग। कभी भी लूज स्ट्रिंग में कोई तनाव बल नहीं होता, कोई भी टेंशन फोर्स लूज स्ट्रिंग में नहीं होगी। जब स्ट्रिंग क्या हो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तो टेंशन डेवलप्ड इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। दो चीजें होती है, स्ट्रिंग अगर मासलेस है, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। ये आपका ज्यादातर 98% क्वेश्चन में यही होता है, अगर गिवन हो चाहे ना हो। स्ट्रिंग एक तो मासलेस होगी और इनएक्सटेंसिबल। कभी भी आप कोई रस्सी देखते हो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं कि कोई मासलेस हो जाए, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं अगर मासलेस या इनएक्सटेंसिबल। मासलेस का मतलब है, और लाइट स्ट्रिंग भी कहते हैं, मासलेस को क्या कहते हैं लाइट स्ट्रिंग। और इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि अगर उसको खींच रहे हैं तो वो उसकी लेंथ नहीं बढ़नी चाहिए कि वो बढ़ जाए लेंथ, इनएक्सटेंसिबल। तो यहां पे क्या होता है कि स्ट्रिंग मासलेस से लाइट है, टेंशन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, टेंशन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन स्ट्रिंग। टेंशन हर पॉइंट पे क्या होगा सेम। अगर यहां पे बात करें, यहां पे टेंशन T है तो यहां पे भी कितना होगा T, यहां पे भी T और यहां पे भी T। और इफ string has mass, if string has mass then tension is not same at ऑल पॉइंट्स। तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा डिफरेंट। कभी भी आपको एफबीडी बनाना है तो यहां पे टेंशन हमेशा लगता है
टेंशन एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट। टेंशन इज एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट। देखिए ध्यान से, बुक में देखेंगे आप कि अगर इस तरीके से स्ट्रिंग है और इसका मास है m, तो अगर हमें इस पॉइंट पे टेंशन दिखाना है, इस पॉइंट पे टेंशन जो होगा वो होगा अवे फ्रॉम द पॉइंट। अवे किधर आएगा? ऊपर t। और इस पॉइंट पे अगर टेंशन दिखाना है तो इस पे क्या होगा? अवे। अवे किधर होगा? नीचे। यहां पे भी टेंशन क्या होगा? t। तो टेंशन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। तो ये ध्यान रखिए, आपको पहला फोर्स बताया वेट। वेट हमेशा किधर लगता है किसी भी बॉडी में? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मास इंटू जी, एम इंटू जी। यहाँ चैप्टर में उसको वर्टिकली डाउनवर्ड कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में किधर होगा? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। दूसरा फोर्स बताया नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तब डेवलप होता है जब दो बॉडीज कांटेक्ट में हों और एक दूसरे को क्या कर रहे हो? प्रेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेस भी करना चाहिए। तो नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होता है परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस, ठीक है। और थर्ड फोर्स बताया टेंशन। टेंशन डेवलप्ड होता है इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। कभी भी लूज स्ट्रिंग में कोई भी टेंशन फोर्स नहीं होगा। टेंशन सेम होगा अगर मासलेस और इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग है तो टेंशन हर पॉइंट पे क्या होगा? सेम। किसी भी पॉइंट का एफबीडी बनाना आपको तो उस पॉइंट पे क्या होगा? अवे फ्रॉम द पॉइंट। और स्ट्रिंग का अगर मास होगा तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? डिफरेंट। देखो क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने यही स्ट्रिंग है, इसमें तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। ये स्ट्रिंग को लटका दिया है, इसका मास है, मास इसमें है। ये पॉइंट हमने ले लिया B। अब हमें इसके एफबीडी में बताना है कि टेंशन इसमें नीचे लग रहा है कि ऊपर लग रहा है। तो अगर आप इसके ऊपर पार्ट का बनाते हैं, आपने मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने इसके इतने पार्ट का एफबीडी बनाया, इतने पार्ट का, तो इतने इस पॉइंट का बना रहे हैं तो यहाँ पे टेंशन किधर लगेगा? नीचे। कुछ लोग हैं उन्होंने मान लीजिए ऊपर का ना बना के नीचे का बनाया, तो जब नीचे का बनाएंगे नीचे वाले पार्ट का, तो इस पे टेंशन किधर लगेगा? ऊपर, ठीक है। तो जब देखिए बहुत लोगों के जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो वो सोचते हैं ऊपर नीचे दोनों कैसे लग रहे हैं। ये दिखाता है कि आप इसके ऊपर के पार्ट का एफबीडी बना रहे हैं कि नीचे के पार्ट का। अगर आप इसके ऊपर के पार्ट का एफबीडी बना रहे हैं तो यहाँ पे टेंशन नीचे होगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट। और इसके इस पॉइंट से नीचे का एफबीडी बना रहे हैं तो किधर होगा? ऊपर, अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये टी कैसे इधर उधर लग रहा है। और ये एक तो ये चीज समझ में नहीं आती, इधर टी दिखाया इधर टी है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये इसके एफबीडी के लिए टी है और ये इसके एफबीडी के लिए टी है, ठीक है। यहां तो आपको दिख रहा है नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा। तो वही बता रहे हैं कि आप एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि वो फोर्स दिखाना जो उस बॉडी में लग रहे हैं, जो उस दूसरे पे लगा रहा है वो नहीं। एक लास्ट फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स। उसके पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका, जो सबसे बेसिक एग्जांपल है, और उसकी याद करने की ट्रिक भी बताएंगे आपको। एक्सेलेरेशन आपको डायरेक्टली कैसे एक लाइन में निकालना है। नोट हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे आप तो वहाँ पे क्या होगा कि स्ट्रिंग में चार्ज मास को चार्ज करके लटका देंगे दोनों को, फिर वहाँ पे पूछा जाता है, वहाँ पे टेंशन का यूज होता है और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी। यहाँ पे जो फोर्स हमने बताया वो सिर्फ मैकेनिक्स में यूज होंगे। जब इलेक्ट्रो में लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं तो वहाँ पे आपका यूज इसका होगा, लेकिन वहाँ का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो देखो एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक पुली है, एक तरफ मास लटका है m1, एक तरफ मास लटकाया m2, ठीक है, और m1 की वैल्यू m2 से ज़्यादा है। जो पुली होती है इस चैप्टर में, पुली होती है मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, और स्ट्रिंग भी क्या होगी, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। थोड़ा एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, पुली बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, जब आप रोटेशनल मोशन में पुली बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे आपको पुली का मास भी गिवन होगा और उसमें फ्रिक्शन भी गिवन होता है। जब आपने देखा होगा जब आप कुएं से पानी निकालते हैं वो आपका मासलेस और फ्रिक्शनलेस होती है कि मास होता है उसका, वो मास होता है उसका और उसमें फ्रिक्शन भी होता है। मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस का मतलब है अगर m1 m2 से ज़्यादा है, m1 m2 से ज़्यादा तो ये ब्लॉक नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, भाई ये नीचे जाएगा, ये बड़ा मास में, और ये ऊपर आएगा। इसका एक्सीलरेशन अगर नीचे a है तो इसका किधर होगा, ऊपर, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्ट है। तो जब ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे ये पुली रोटेट नहीं करेगी, रोटेशनल मोशन में ये पुली भी रोटेट करेगी। यहाँ पे ये पुली क्या होगी, रेस्ट पे, ये रोटेट नहीं करेगी। फ्रिक्शन होगा तो अब रोटेट, फ्रिक्शन के कारण तो स्मूथ है, पुली क्या है, स्मूथ, फ्रिक्शनलेस और मासलेस। यानी कि अगर आपने इसको 2 मीटर किया तो यहीं से खिसक के ये ऐसे 2 मीटर आएगी, ये पुली नहीं रोटेट करेगा। तो अगर ये ए एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा तो ये एक्सीलरेशन से ऊपर आएगा। अब आपको बनाना है इसका FBD, अब आपको क्या बनाना है, FBD। तो पहली बात करें, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इसमें, कांटेक्ट में तो है नहीं, स्ट्रिंग है। तो जब इसका FBD बनाएंगे तो इसमें टेंशन कितना लगेगा, ऊपर, T ऊपर लगेगा, और mg कितना लगेगा, नीचे m1g। ऊपर क्या लगेगा, T, और नीचे क्या लगेगा, m1g। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, नेट फोर्स इसमें नीचे होना चाहिए कि ऊपर होना चाहिए, नेट फोर्स इसमें T प्लस m1g होगा, या T माइनस m1g होगा, या m1 माइनस m1g माइनस T, क्या होगा, ये नीचे आ रहा है तो बड़ा फोर्स कौन सा होना चाहिए, m1g। प्लस दोनों को कर नहीं सकते क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट, तो बड़ा फोर्स कौन सा होगा, m1g। तो m1g माइनस T, नेट फोर्स कितना होगा, m1g बड़ा होगा, T कम होगा, तो m1g माइनस T। नेट फोर्स इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ से नेट फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो m1 इंटू a। उसके बाद इसका FBD बनाया तो यहाँ पे भी टेंशन किधर होगा, ऊपर, और T होगा क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है, और m2g किधर लगेगा, नीचे। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, ऊपर, तो बड़ा फोर्स कौन सा होगा, T। यहाँ पे m2g माइनस T नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो बड़ा फोर्स कौन सा होना चाहिए, T। अब दोनों को प्लस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट, तो कितना हो जाएगा, T माइनस m2g। नेट फोर्स इक्वल टू मास कितना, m2, और एक्सीलरेशन कितना है, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो T से T कैंसिल हो जाएगा, ये कितना जाएगा, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। तो यहाँ से g कॉमन ले लें, m1 माइनस m2 इंटू g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो a की वैल्यू हो जाएगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दे तो t आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर बात करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जगह m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू m1 माइनस m2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू g।
तो टी की वैल्यू जाएगी m1g माइनस m1 स्क्वायर माइनस m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। एलसीएम अगर ले लें यहाँ पे तो जगह m1 स्क्वायर जी प्लस m1 m2 जी माइनस m1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस m1 m2 जी, ये भी एक जी आएगा यहाँ पे, अपॉन m1 प्लस m2। m1 स्क्वायर जी कैंसिल हो जाएगा, m1 m2 जी कितना आ जाएगा 2m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2। ये आ जाएगा टेंशन और ये आ जाएगा एक्सीलरेशन। इसका एक ट्रिक भी है डायरेक्ट एक्सीलरेशन निकालने का। कभी भी पुली बेस्ड क्वेश्चन हो और 2 मास हो, आपको एक्सीलरेशन पूछा तो आप एक लाइन में कर सकते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए कि जो ज़्यादा मास होगा वो नीचे जाएगा, जो कम मास होगा वो ऊपर। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट? तो अभी तक हमने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, गति के नियम में आपको जो चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं। सबसे पहले इनर्शिया बताया, जड़त्व तो क्या होता है। इट इज़ अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस चेंज। चेंज जो होता है हमने बताया, चेंज डायरेक्शन का हो सकता है, रेस्ट से मोशन का हो सकता है, या मोशन से रेस्ट का हो सकता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ जो होता है वो क्वालिटेटिव डेफिनेशन बताता है, यानी कि वो डेफिनेशन बताता है फोर्स आखिर है क्या। सेकंड लॉ बताता है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, यानी कि कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा। F इक्वल टू एम एस है और F कितना होता है dp बाई dt, तो वहाँ से F इक्वल टू एम आ गया। 2 यूनिट होती है, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट होती है न्यूटन और ग्रेविटेशनल यूनिट होती है किलोग्राम वेट। ये उसको कहते हैं 9.8 न्यूटन। थर्ड लॉ होता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया था आपको, चेंज इन लीनियर मोमेंटम आना चाहिए, क्योंकि चेंज इन लीनियर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वही उस बॉडी में फोर्स की डायरेक्शन होती है। और जो FBD होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि किसी भी बॉडी में जो भी फोर्स लग रहे हैं, जो वो दूसरी बॉडी में लगा रहा वो नहीं, जो उसमें लग रहे हैं उन सबको अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो तो वो होगा उसका FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो कौन कौन से फोर्स अभी तक हमने बताए? एक बताया वेट। वेट हमेशा किधर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, m इंटू जी, या कह सकते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा बताया नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है हमेशा किधर लगता है? परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस व्हेन सरफेसेस आर प्रेसिंग ईच अदर, जब दो सरफेस एक दूसरे को प्रेस कर रही हो। तीसरा आपका टेंशन। टेंशन डेवलप्ड होता है स्ट्रिंग में, जब स्ट्रिंग कैसी हो? स्ट्रेस्ड हो, खिंची हुई। लूज स्ट्रिंग होगी, ढीली स्ट्रिंग होगी, उसमें कोई भी तनाव नहीं होगा, कोई भी टेंशन फोर्स नहीं होगा। और टेंशन कभी भी आपको बनाना है किसी भी पॉइंट का, तो जिस पॉइंट का आप FBD बना रहे हैं उस पॉइंट से हमेशा किधर होगा? अवे फ्रॉम द पॉइंट। जैसे हमने इसका FBD बनाया था तो M1 का बना रहे हैं, तो M1 पे यहाँ पे टेंशन दिखा रहे हैं तो किधर होगा? ऊपर। जैसे यहाँ पे ऊपर, तो किसी भी पॉइंट पे दिखाएंगे हमेशा किधर होगा? अवे फ्रॉम द पॉइंट। यहाँ पे हमने देखा ब्लॉक जो है वो जिसका मास ज़्यादा है, M1 ज़्यादा है M2 से, तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा और M2 किधर मूव करेगा? ऊपर की तरफ। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन बना ली। कभी भी 2 मास है तो इसका एक ट्रिक है एक्सीलरेशन निकालने का। बार बार आप इस तरीके से
नहीं बनाएंगे कहीं पे, अगर आपको आगे डायरेक्टली एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स, मास किसका ज़्यादा है? m1 का, m2 का कम है, तो जिसका मास ज़्यादा m1 माइनस जिसका कम m2 इंटू जी अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। बहुत लोग जब याद करते हैं, इसको रटने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे गलती कर देते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। हमने देखा बहुत गलती होती है, रट के ऐसे करते हैं, जी भूल जाते हैं। भाई आप खुद देखिए, आप मास को मास से डिवाइड कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन कहाँ से आएगा? ये आप खुद समझ सकते हैं आप गलती कहाँ कर रहे हैं। जब आप मास को मास से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या आएगा? मासलेस, यूनिटलेस क्वांटिटी, ये तो एक्सीलरेशन हो ही नहीं सकता। तो आप खुद समझ आएंगे जी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको रटिए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से, कि माइनस तो समझ में आ रहा है कि ज़्यादा मास को छोटे से करना है, m1 m2 से ज़्यादा है, तो m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। किसी को कोई डाउट? और किसी भी एक ही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? टेंशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो है इसमें एक फोर्स और बचा, स्प्रिंग फोर्स, उसको हम नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। थैंक यू।